और दशकों पहले एक महान व्यंग्यकार ने कुछ ऐसा कहा था कि कोई साधु, दार्शनिक या मौलाना अगर लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर है कि वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। वक्फ बिल के नाम पर देश में कई कट्टर मौलाना यही काम कर रहे हैं। अपने मजहबी एजेंडे को पूरा करने के लिए आम मुसलमानों को नफरत की भट्टी में झोंकने वाले अब वक्फ बिल की मुखालफत के लिए सिर तन से जुदा की धमकी देने पर उतर आए। आखिर क्यों मरने मारने की बातें की जा रही हैं, तकरीरें की जा रही हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल के खिलाफ सरतन से जुदा गैंग एक्टिव। हमारे मजहब पर कोई मसला आएगा तो हम उसके लिए अपनी जानें दे देंगे और हमारे लिए जानें देना बहुत आसान है, बिल्कुल कटा देंगे। वक्फ के लिए जान लेने देने पर क्यों उतारू है भाईजान? आपका घर हो, आपको बेदखल करे घर से तो जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे। वक्फ संशोधन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कानून बदलते रहते हैं, बदलवाए गए। भारत के संविधान में भी कई अमेंडमेंट हुए, ये भी अमेंडमेंट है। एक तो जो है अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, 1954 का था, 1995 का था, उसमें कई अमेंडमेंट हुए। अभी अगर इन्होंने ये नहीं मानेंगे तो अगली सत्ता आएगी, उससे बनवाएंगे। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें वजीर दाखिला कहने पर, वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने?
जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको, ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है, तो सर वक्फ बाय यूजर अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर। अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीनों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है, मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ, अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एंक्रोचर से होगा सर, तो एंक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया, आप रातों रात काबिज को, एंक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते, माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए।
अपने आप ही नियंता तो नियत सांप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो बैठो। एक मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी। सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने सर। राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं। कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर मेरा टाइम बचाया जाए सर। मान्यवर टाइम पॉज कीजिए सर, टाइम पॉज कीजिए। बैठाइए इनको। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ सर। आई एम नॉट यील्डिंग सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भूपेंद्र यादव प्लीज सिट डाउन। वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी के और किरण रिजिजू जी के बाद बोलने के लिए कोई विषय नहीं रह गया है, लेकिन सभापति महोदय मैं 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक मुजफ्फर रिजवी जी ने एक शायरी लिखी कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। और क्या सजा है? ये पूरे दुनिया को जानने का सवाल है सर कि बड़ा चर्चा चल रहा है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों आएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने वक्फ करने के लिए कहा और मैंने सभी लोगों के भाषण सुने हैं। पहला वक्फ
पहला वक्फ मोहम्मद साहब को जिसने किया वो ज्यूस था, वो यहूदी था चेयरमैन सर, और उसका नाम मुखेरक था। उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। वो ऊद के मैदान में मारा गया और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया, यदि मुसलमानों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं बयान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? दूसरा सवाल यह है, यह मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और यह 2007 का ऑर्डर है। जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का, जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको, हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज, कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की, और आज जो है मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज कर बोलते हैं, खुद तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, टालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया, और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे। उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश, इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज करें। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ।
बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और मान्यवर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर ये सब जब जो चल रहा है इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका, परंतु वक्फ की संपत्ति इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। आई मूव द अमेंडमेंट सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।